लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखा था ना, रिटर्न फाइल करने के सारे रूल्स रेगुलेशन देख लिए थे ना, हाँ या ना। और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिकली ही मैंडेटरी है भरना, याद होगा। और बहुत छोटा टॉपिक था, डिले रिटर्न्स पर 500, 1000 एंड 100 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 20,000 की लायबिलिटी थी, पेनाल्टी थी। और साल में 2 बार हम लोग रिटर्न भरते थे, 6 महीना खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल को। ये सारी चीज़ें देख ली थी ना, कंटेंट देख लिया था रिटर्न्स में क्या क्या होता है। चलो आज जो बात करनी है हम लोग को, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, कि जब हम लोग सर्विस टैक्स का पेमेंट करते हैं तो किस वे में करते हैं, क्या तरीका है। केवल यहीं तक बात नहीं खत्म होगी, वहाँ हम लोगों ने फाइलिंग ऑफ में देखा था सेक्शन 70 रीड विद रूल 7, याद होगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वापस आते हैं पीछे, जबकि हम लोग को पहले ये कवर करना चाहिए था, बाद में फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हम लोगों ने उल्टा रास्ता इख्तियार किया, पहले क्या यूज़ किया, फाइलिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट, क्योंकि इस पर हम लोग को ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है। सेक्शन 68 बेसिकली टेल्स अस अबाउट व्हाट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक रूल भी पढ़ना पड़ेगा, रूल 6, देखते हैं क्या है वो सब, ठीक है। तो रूल 68, सेक्शन 68 के साथ रूल 6 भी देखेंगे, सेक्शन 68 के साथ रूल 6 की भी बात करेंगे। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स सेक्शन 68, कोई भी ऐसा बंदा जो सर्विस टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबिल है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस टैक्स कलेक्ट करके उसको कहाँ जमा करूंगा, टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। हाँ या ना, यही तो हुआ। बात कितनी छोटी सी है, बट व्हाट इज द वे टू कलेक्ट एंड व्हाट इज द वे टू पे इट ऑफ, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। पीओटी रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स देखे हैं ना। चल, जनरली द सर्विस प्रोवाइडर रेंडरिंग द सर्विसेज इज लाइबल टू पे सर्विस टैक्स। कोई नई बात तो बोली नहीं। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो सर पेमेंट करने का टाइम पीरियड क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग क्या है। हाउएवर इन सर्टेन केसेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, however in certain cases government finds it convenient to collect service tax from the service receiver, और इसको हम लोग कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, और एक पार्शियली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। हाँ या ना। चलो, द पावर्स टू डिसाइड टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स हैव बीन ग्रांटेड टू द रूल 6 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल्स 1994। तो रूल 6 के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे सर्विस टैक्स रूल्स 1994 के हिसाब से, यानी सर्विस टैक्स रूल्स 94 के रूल 6 के हिसाब से। क्लियर। सब कॉन्ट्रैक्टर लायबल टू पे सर्विस टैक्स, बिल्कुल सही बात है। मिस्टर एक्स मेन कॉन्ट्रैक्टर है और इसको सर्विस देनी है मिस्टर जेड को, लेकिन ये सर्विस डायरेक्ट न दे करके इसने अपना एक सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया मिस्टर वाई। Now, subcontractor Mr. Y will provide all those services to Mr. Z on behalf of Mr. X. He cannot take plea that he is the service provider and he is the service receiver. I am nowhere. इसकी ये plea काम नहीं करेगी। You are the service provider and now the positive list is going on. कि negative list? Negative list अब follow होती है। आप पॉजिटिव लिस्ट में अपने आप आ गए, निगेटिव लिस्ट में नहीं हो, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली किस में आ गए, पॉजिटिव लिस्ट में। जब तक कि आपको एग्जेम्पशन न दिया जाए, नोटिफिकेशन से आपको किनारे न किया जाए, तो आप भी सर्विस प्रोवाइडर माने जाओगे। यू आर स्टिल लायबल टू पे द सर्विस टैक्स। तो सब कॉन्ट्रैक्टर ये प्ली नहीं ले सकता कि मेन सर्विस प्रोवाइडर और ये मेन सर्विस रिसीवर एंड बोथ ऑफ दीज टू पर्सन हैव डन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द सर्विसेज, आई एम द मीडिएटर। ना 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 ना, आपका अब ये काम नहीं चलेगा। आपको भी सर्विस टैक्स का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो। यही बात लिखी है।
liability of payment of service tax by the subcontractor. A subcontractor is essentially a taxable service provider. हाँ या ना? The fact that service provided by subcontractor are used by the main service provider for completion of his work does not in any way alter the fact of the provision of taxable service by the subcontractor. उसका ये कहना कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये रिसीवर है, मैं तो हूँ ही नहीं, ये उसकी बात हजम नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात जो अब आज तक हम लोग डिस्कस करते आए थे। चलें नीचे देखें, रूल 6 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल्स 94, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, यहां से अब हम लोग का स्टार्ट होगा। रूल 6 ने मैनर डिसाइड किया है हाउ टू पे इट ऑफ। पेमेंट बोथ ऑन रिसीट एंड एक्रूवल बेसिस। हम लोग सर्विस टैक्स का पेमेंट किस बेसिस पर करते हैं? एक्रूवल बेसिस पर या रिसीट बेसिस पर? न तो एक्रूवल न तो रिसीट, हम लोग पेमेंट करते हैं पीओटी रूल्स 2011 के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मिक्सचर है वहाँ। पीओटी रूल्स 2011 के हिसाब से अगर कंप्लीशन सर्विस के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू की गई है या नहीं की गई है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं की गई है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और बैंकिंग कंपनी के केस में 45 डेज 30 डेज की जगह बताया था। इसके अलावा मैंने कुछ बताया था पीओटी रूल्स में, हाँ कुछ और बताया था क्या पीओटी रूल्स में? नेट चेंजेस इन द टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स में जब चेंजेस आते हैं तब क्या होता है? हाँ या ना? सर्विस प्रोवाइड, टैक्स रेट चेंज हुए हैं उसके पहले सर्विस दी गई है या टैक्स रेट चेंज होने के बाद सर्विस दी गई है? टैक्स रेट चेंज होने के पहले अगर सर्विस दी गई है तो इनवॉइस बाद में और पेमेंट बाद में, हाँ या ना? अच्छा, टैक्स रेट चेंज होने के पहले सर्विस अगर दे दी गई है तो पेमेंट पहले या इनवॉइस बाद में इस डेट के, या पेमेंट पहले और इनवॉइस बाद में, या इनवॉइस पहले पेमेंट बाद में? देखा था हम लोगों ने। या सर्विस हमने दी है टैक्स रेट चेंज होने के बाद लेकिन पेमेंट हमें पहले मिल गया, इनवॉइस हमने पहले इशू कर दिया, या टैक्स रेट चेंज होने के बाद हमने पेमेंट लिया है, इनवॉइस पहले इशू हो गया। ये सब था ना सिस्टम, वो हम लोग देख चुके हैं ना। तो वहाँ पीओटी रूल्स चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें पीओटी रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फर्दर इन केस ऑफ, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है उसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मुझे उसी समय बताना था पीओटी रूल्स में, लेकिन इतने ज़्यादा हो गए थे कि वहाँ पर बताना उचित नहीं था। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ एसएसपी की बात नहीं कर रहा, 10 लाख तक के वालों की बात नहीं कर रहा, ये हैं तो लार्ज सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन एक लिमिट है इनकी। क्या लिमिट है? 50 लाख। क्या है? 50 लाख तक के लोग को एक छूट दी गई है। गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखा है। क्या ऑप्शन दे रखा है? फर्दर इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म्स, आया ना, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स, whose aggregate value of taxable service provided from one or more premises is rupees 50 lakhs or less। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में है, अगर उसकी टोटल एग्रीगेट सर्विसेज 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है किसी एक प्रीमाइसेस या सारी प्रीमाइसेस को मिला करके, क्लियर है, देन service tax on taxable services provided or to be provided by him up to rupees 50 lakhs in the current year is payable on receipt basis। जरा आप समझने की कोशिश करते हैं इसने क्या बोला, फिर उसके बाद स्टडी करते हैं कि इसने क्या बोला। ये हमारा ईयर चल रहा है 2013-14, क्लियर है? ये करंट, इसको हम कहेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर, इसको हम कहेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म, यहां उनकी 40 लाख यानी कि लेस देन 50 लैक्स, 49 भी हो सकता है, 49.78 भी हो सकता है, यानी लेस देन 50 लैक्स है क्या सर्विसेज, तो इस साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं,
अप टू ₹50 लाख। पीओटी रूल्स काट डाल। जितना मैंने पढ़ा, मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया था, जितना हम लोगों ने पढ़ा है सब बर्बाद किया है, सारे किए कराए पर हम लोग पानी फेरेंगे। याद होगा ये वर्ड मैंने बीच में यूज किया था ना, वो इसी के लिए किया था कि 50 लाख तक अगर यहां था तो ठीक, यानी प्रीवियस ईयर में इसकी टोटल सर्विसेज की वैल्यू जो थी 50 लाख, एक प्रीमाइसेस या सारी प्रीमाइसेस को मिलाकर 50 लाख से अधिक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस साल भी पहले 50 लाख तक, हो सकता है 60 लाख हो जाए, हो सकता है 70 लाख हो जाए, हो सकता है 40 ही रह जाए, तो 50 लाख तक के रुपए की टोटल सर्विसेज पर इसको जो सर्विस टैक्स का पेमेंट करना है ना, जो सर्विस टैक्स चार्ज होगा ना, वो रिसीट बेसिस पर होगा, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी जैसे जैसे हमें तुमसे मिलेगा वैसे वैसे हमको जमा करना है, इनवॉइस वगैरह नहीं, एक्रूवल सिस्टम पूरी तरह से खत्म। हमने आपको सर्विस दी, इनवॉइस रेज कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा तब तक जब तक कि आपके यहां से मुझे पैसा न मिल जाए। ये पहले चलता था, पहले पीओटी रूल्स 2011 जब नहीं था तो यही सिस्टम चलता था कि जितना पैसा मिलता था मुझे आपसे, उतना ही पैसा आई वॉज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इट इनटू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। आया ना, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब तो पीओटी रूल्स आ गया, हर जगह पर इनवॉइस 45 दिन 30 दिन ये सब हिसाब किताब देखना पड़ता है। लेकिन अब नहीं, अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के केस में कहा जाए, स्टिल दे हैव एन ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो रिसीट बेसिस पर पेमेंट करें अगर उनकी 50 लाख तक की सर्विसेज इस साल नहीं थी ज़्यादा, और इस साल 50 लाख तक का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन जहां 50 लाख से ऊपर का हुआ, तुरंत वो पीओटी रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्लियर है? वही चीज़ लिखिए, अब जरा ढंग से पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हुए चलते हैं क्या वर्ड बोल रहा है। फर्दर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स whose aggregate value of taxable services provided from one or more premises is ₹50 lakh or less in the previous financial year, अंडरलाइन कर ले प्रीवियस पर, प्रीवियस वर्ड को अंडरलाइन कर लें या सर्किल बना लें। सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय हिम अप टू अ टोटल ऑफ ₹50 लाख इन द करंट को अंडरलाइन कर लें, करंट फाइनेंशियल ईयर इज पेबल ऑन रिसीट बेसिस। अब क्लियर ही है? अब क्लियर हुआ? नहीं, यानी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्सेबल सर्विसेज एक या सारे प्रीमाइसेस से मिलाकर 50 लाख या उससे कम थी, तो इस साल भी पहले 50 लाख तक सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड टोटल मिलाकर 50 लाख तक इस बार भी आप रिसीट बेसिस पर पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? पक्की बात। ऑल्सो इन केस ऑफ एडवांस, तो ये तो मालूम है तुम लोग को ना, एडवांस के केस में तो हम सर्विस का टैक्स का पेमेंट करते जाते हैं, रिसीट बेसिस, झंझट खत्म। पीओटी रूल्स में भी एडवांस पर सर्विस टैक्स का पेमेंट हो जाता है, और अगर ये ऑप्शन यूज करते हैं तो भी एडवांस पर हमारा सर्विस टैक्स का पेमेंट होगा, दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस टैक्स लायबल टू बी पेड एवन इफ नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। अब भूल जाओ, ये अब दिमाग से निकाल दो कि फिर हम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो वहीं पर शुरू और वहीं पर खत्म। अब हम बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो वहीं पर लिमिटेड था, जितना बताया अब किनारे हो गया। अब हम फिर वापस अपने पीओटी रूल्स को ध्यान में रख करके बात करेंगे, ठीक है। लिखा है सर्विस टैक्स लायबल टू बी पेड एवन इफ नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। अब बेटा पीओटी रूल्स है, अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, इनवॉइस रेज कर दिया है, सर्विस प्रोवाइड कर दी है या सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड है, स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। भले ही मुझे आपसे पैसा ना मिला हो, उसके बावजूद मुझे वो पैसा वहां जमा करना है। मुझे आपसे पैसा नहीं मिला, बावजूद मुझे वो पैसा वहां जमा करना है, सर्विस टैक्स का, सारा नहीं, सर्विस टैक्स का। हाँ या ना? आप देते रहना ना, बाद में आपसे तो हमसे मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। Section 68 cast the liability to pay service tax upon the service provider. This liability is not contingent upon the service provider, not on any condition or situation. Conditionless है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। The service provider realizing or clearing the service tax at the prevailing rate. ना 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 ना, आप रियलाइज करोगे तो आप हमें सर्विस टैक्स का पेमेंट करोगे। गवर्नमेंट ने कहा ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा।
आपने इनवॉइस रेज कर दी, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स एज पर द पीओटी रूल्स इवन दो द इनवॉइसेज आर नॉट इश्यूड। चाहे इनवॉइस इश्यू हुई हो ना इश्यू हुई हो, उसके बावजूद आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा एज पर योर पीओटी रूल्स। वो पीओटी जैसे ही डिटरमाइन होता है उसके बाद हम लोग डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं ना, अगले महीने की 5 तारीख। हमने केवल अभी तक तुम लोग को बताया अगले महीने की 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख, तो आज ये भ्रम तोड़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलो, द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी डज नॉट गेट एक्सटिंग्विश्ड इफ द सर्विस प्रोवाइडर फेल्स टू रियलाइज। मान लो, सुनो ना, मान लो मुझे तुमसे पैसा लेना है, मैंने तुम्हें इनवॉइस इशू कर दिया और मैंने ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट कर दिया। बाद में हुआ क्या कि मुझे तुमसे पैसा मिला ही नहीं या कम मिला, क्या करूं? जमा ना करूं? उसके लिए रूल है, उसके लिए आगे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। आश्चर्य होगा सुन करके कि एडजस्टमेंट पॉसिबल है उस केस में मैंने तुम्हारे ऊपर इनवॉइस इशू कर दिया, रेज कर दिया, मिलना था 10,000 मिला 2,000, 8,000 का ज़्यादा दे दिया टैक्स मैंने गवर्नमेंट को, उसका एडजस्टमेंट पॉसिबल है। वो उस समय पॉसिबल है, ढंग से सुनना, बहुत आश्चर्य होगा तुम लोग को रूल लॉ मेकर्स पर, वो उस समय पॉसिबल है जबकि हमने तुम्हें जितनी सर्विसेज देनी थी उतनी या तो मैं नहीं दे पाया, या तो हम लोगों में एक रीनिगोशिएशन हो गया, नहीं सर हमको सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमको केवल अकाउंट पढ़ना है। बात समझना, तो पहले फीस डिसाइड हुई थी 10,000, अब फीस डिसाइड हो गई 1,500, 2,000, 3,000। बात समझना, ये कहलाता है रीनिगोशिएशंस, हाँ या ना। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं बाकी जो 8,000 का गवर्नमेंट को एक्सेस दे चुका हूँ उसका मुझे एडजस्टमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें सर्विसेज दी, फ्री में नहीं दी, मैंने तुम्हारे पर इनवॉइस इश्यू किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और उसके बाद तुम फीस लेकर क्या हो गए? भाग गए। अब बताओ ये बैड डेट्स हुआ या नहीं? हाँ या नहीं? मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मिलेगा। सोचो, इतना अजीबो गरीब केस है, ठीक है ना। जरा बात करते हैं, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। सर्विस टैक्स liable to be paid even if not collected from the client. Section 68 casts the liability to pay service tax upon the service provider. This liability is not contingent, means on the basis of realization or etc. The statutory liability doesn't extinguish if the amount is not collected at all. Clear? Chalo. However, sometimes it may happen that the assessee is not able to charge service tax because to the nature of the service और ही फेल्स टू रिकवर द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। हुआ क्या, मैंने आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाए, क्या करेंगे? फ्रॉम द क्लाइंट कस्टमर एज ही इज नॉट अवेयर दैट हिज सर्विस टैक्स लायबिलिटी और पेमेंट, हैंस इन दिस केस द अमाउंट रिकवर्ड will be the gross amount, will be treated as the gross amount including the service tax and the back calculation will be done. तुम लोग को मालूम है डिवाइडेड बाई 112.36 इंटू 12.36 करना सिखाया था। अगर मुझे तुमसे 10,000 रुपये मिला और गवर्नमेंट ने कहा था देख तेरे ऊपर सर्विस टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था। हर आदमी रूल जानता है, नहीं तुम लोग जानते हो क्या? सड़क पर चलता हुआ आदमी जानता है सर्विस टैक्स रूल्स। सड़क पर जा रहा है, उससे कहो पीओटी रूल्स बताओ, एक झापड़ मारेगा यही है मेरा पीओटी रूल्स, है कि नहीं? अब उसको क्या मालूम पीओटी रूल्स क्या होता है? बात समझना। तो जब नहीं मालूम तो उसने किसी को सर्विस दी, फेल्योर हो गया, कलेक्ट नहीं कर पाया, या उसने जो अमाउंट कलेक्ट किया वो टोटल अमाउंट था, या तुमसे नहीं ले पाया, तो गवर्नमेंट ने कहा जो अमाउंट कलेक्ट किया ना, हम मान लेंगे मेरा भी हिस्सा इसमें है, तो डिवाइडेड बाई 112.36 इंटू 12.36, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम होगा, करवाया था ये, तो वो ग्रॉस अमाउंट मान लिया जाता है कलेक्टेड या रिकवर्ड इंक्लूडिंग द सर्विस टैक्स। उसी के बारे में लिखा है बैक कैलकुलेशन, अंडरलाइन कर लें, सबसे लास्ट वर्ड लिखा है, ठीक है ना। सर्विस टैक्स पेबल ऑन एडवांस रिसिव्ड, कितना बार बताया है, बार बार आ रहा है ये वर्ड। अगर एडवांस मिला है तो भी सर्विस टैक्स लायबिलिटी बनती है एज पर द पीओटी रूल्स, हाँ है ना। चलो, एडवांस पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, ओहो एडवांस रिसिव्ड तो करते हैं हम लोग क्लाइंट से, क्या मेरी मति मारी गई है? गाना याद आ रहा होगा तुम लोग को, क्या मेरी मति मारी गई है कि हमने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स का पेमेंट किया? मेरी मर्जी, मैं चाहूं पेमेंट करूं,
एडवांस में या ना करूं। हाँ सही है, मैं चाहूं पेमेंट करूं या ना करूं, है कि नहीं। उसी के बारे में, अगर मैंने गवर्नमेंट को एडवांस पेमेंट दे दिया है किसका, सर्विस टैक्स का, मेरे जेब में 2 लाख रुपए कूद रहे थे, मैंने वो कूदते हुए रुपयों को गवर्नमेंट के जेब में डाल दिया कि अब वहाँ कूदो यहाँ ना कूदो, तो मैंने 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को एडवांस दे दिया, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? इतना बड़ा उपकार किया है तुमने देश के ऊपर। हाँ, घोटालों के लिए एक और रास्ता खोल दिया। द एसएससी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी, एसएससी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, भगवान जाने कौन सी फैसिलिटी है। द एसएससी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी टू मेक एडवांस पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन हिज ओन एंड एडजस्ट, ओन एंड एडजस्ट, अपने मन से आप जमा करो एडवांस और उसका क्रेडिट ले लो, एंड एडजस्ट द अमाउंट सो पेड अगेंस्ट द सर्विस टैक्स विच ही इज लायबल टू पे फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, अंडरलाइन कर ले सब्सिक्वेंट पीरियड, सच फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल व्हेन द एसएससी, और ये फैसिलिटी बेटा एडवांस तो पेमेंट कर दिया, रूल होता है, यहां पर भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्लियर है। यहां पर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पहला 15 दिन के अंदर आपको ये इंटीमेशन देना होगा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को। देखें, इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेड इन एडवांस टू द जुरिस्डिक्शनल सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। फिर से एक्साइज वर्ड को अंडरलाइन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुपरिटेंडेंट एक्साइज ऑफिसर है, सर्विस टैक्स नहीं है। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट, जैसे ही आपने एडवांस जमा किया उसके 15 दिन के अंदर सुपरिटेंडेंट एक्साइज ऑफिसर के पास आप अपना एक इंटीमेशन रिटन में दे दो कि हमने एडवांस में सर्विस टैक्स का पेमेंट किया है, ताकि उसके भी तो नॉलेज में आए। दूसरा, इंडिकेट्स द डिटेल्स ऑफ द एडवांस पेमेंट मेड एंड इट्स एडजस्टमेंट इफ एनी इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 70। जो सेक्शन 70 रीड विद रूल 7 पढ़ा था ना, सेक्शन 70 रीड विद रूल 7, एक्सटेंट बताया था, फ्रीक्वेंसी बताई थी, मैनर बताया था वहां पर रूल 7 में, तो उसी चीज के लिए करा है। वहां पर जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना, तो वहां पर एडवांस मनी को आपने कहाँ एडजस्ट करना है, वो आप वहां पर जब भरोगे तो वहां पर एडजस्ट कर लेना, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। 2 चीजें, पहले तो जो आपने जमा किया एडवांस 15 दिन के अंदर इंटीमेट कर दो, आपका काम खत्म। उसके बाद जब आप रिटर्न भरोगे सेक्शन 70 के हिसाब से, तो उस समय भी आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी, ये वो एडवांस है जो मैंने इंटीमेट किया था, उसी का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। क्लियर है, पक्की बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलते क्यों नहीं। सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ सर्विस टैक्स वेयर सर्विसेज आर पार्टली और होली नॉट रेंडर्ड, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार जितना बताया उतना एक बार स्टडी करें। देखें, सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ सर्विस टैक्स वेयर सर्विसेज आर पार्टली और होली नॉट रेंडर्ड।
होता क्या है कि जब हमने आपको कहा कि आपने हमसे कहा सर हमको आपसे इतना पढ़ना है, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, बाद में आप कहते हो नहीं सर हमको इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है बस। जब अब हाफ पोर्शन ऑफ सर्विसेज तो उतनी रेंडर करनी नहीं है, और जब मैंने आपने शुरू में कहा था तो उतना हमने इनवॉइस इशू करके उतना गवर्नमेंट को पीओटी रूल्स के हिसाब से टैक्स दे दिया था। अब जो बाकी मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, अब तो मुझे सर्विसेज आपको कम देनी है, तो अब आप क्या करोगे, उतना सर्विस टैक्स तो पेमेंट करोगे नहीं, तो मुझे वो सेल्फ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अंडरलाइन कर लो सेल्फ एडजस्टमेंट वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपको ईमानदार माना गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको क्या माना गया है, दर ईमानदार माना गया है। तो यहां पर आप सेल्फ एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेल्फ एडजस्टमेंट, वेयर एन एसएससी हैज इश्यूड एन इनवॉइस और रिसीव्ड एनी पेमेंट अगेंस्ट अ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड which is not so provided by him either wholly or partly, ठीक, or any reason or where the amount of invoice is renegotiated due to deficient provision of services or any terms contained in a contract, the SSE may take the credit of such excess service tax paid by him if the SSE, बस SSE को क्या करना पड़ेगा, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सेल्फ एडजस्टमेंट करने के लिए। पहला, हैज रिफंडेड द पेमेंट, तुमसे अगर मुझे पैसा मिल गया था बेटा, तो अगर मैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट तुम्हें वापस कर दूं, तो पहला रूल ये है कि आप सर्विस टैक्स गवर्नमेंट से बाद में मांगना, एडजस्टमेंट बाद में लेना, पहले तो जिससे पैसा लिया था उसको वापस करो। हैज रिफंडेड द पेमेंट ऑफ पार्ट देयर ऑफ सो रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड, और अंडरलाइन कर लें, और को अंडरलाइन कर लें। अगर मैंने आपको पैसा वापस नहीं किया और हम लोग का डेली का ट्रांजैक्शन है, बार बार आप सर्विसेज लेने आते हो, तो और मैंने आपको एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट नोट। हैज इश्यूड अ क्रेडिट नोट फॉर द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज नॉट सो प्रोवाइडेड टू द पर्सन टू हुम सच एन इनवॉइस हैज बीन इश्यूड। या तो मैं आपको पैसा दे दूं या तो क्रेडिट नोट इश्यू कर दूं, बात वही पड़ी कि आपके अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, उतने से कम कर दिया। ठीक है, या तो मैं आपको उतना पेमेंट कर दूं या उतने से क्रेडिट नोट इश्यू कर दूं। Rule 6 subsection Rule 6(3) does not allow adjustment of excess payment of service tax per se due to clerical mistake. सेल्फ एडजस्टमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है जहाँ पर आपने 2 और 2 5 लिख दिया था। आपने 2 और 2 5 रुपए का पेमेंट कर दिया, जबकि करना कितना था, 4 रुपए। तो दिस इज नोन एज क्लरिकल मिस्टेक, और इस क्लरिकल मिस्टेक को आप सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ या ना, क्यों? और उसके लिए पूरा का पूरा एक रूल्स बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है 11B, अंडरलाइन कर लो। चले, सेक्शन 73A, सर्विस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मस्ट बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर देखो, आप आए, बाहर आई, आप आए, फिर वही नहीं, फूल खिले हैं गुलशन गुत्थी वाला। तो आप आए, सुन लें, और आपने कहा सर हमें आपसे पढ़ना है, हमें आपसे पढ़ना है। हंस लो बेटा, सारा कुछ जाता है या तो कपिल शर्मा पे या तो बिग बॉस में। कलर्स का तुम लोग जितना ऐड करते होगे शायद ही कोई करता हो। उसमें आती ही 3-4 ऐड है, एक तो विवेल आती है या तो फिर पॉन्ड्स का वो आता है, पैराशूट का कोई बॉडी लोशन आता है, इसी तरह 3-4 ऐड घूम फिर करके आती है कि नहीं? कौन सा टर्न वाला बालों को, तो बार बार वही ऐड आती है। मेरा बेटा कह रहा है कि पापा बार बार वही क्यों आ रहा है, बिग बॉस क्यों नहीं आ रहा, वो भी देखता है। देखो तो वही चीज़ है, आप आए, आपने हमसे कहा कि सर हमें आपसे इतनी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, मैंने कहा इतना सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है, आप भी एग्री मैं भी एग्री, काम हो गया। मैंने आपको सर्विस टैक्स के बारे में बताया ही नहीं, आपसे मैंने पैसा ले लिया, तो जो लिया इसका मतलब उसमें सर्विस टैक्स इन्वॉल्व है, बैक कैलकुलेशन जाएंगे। दूसरा केस, तीसरा केस जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपसे पैसा कलेक्ट कर लिया और आपको बताया भी नहीं कि मैंने इसमें सर्विस टैक्स का पैसा कलेक्ट किया। नहीं हो सकता। आपको मालूम भी नहीं है कि आपने सर्विस टैक्स का पैसा दिया है।
या मैंने आपसे कहा मुझे सर्विस टैक्स का पैसा चाहिए अलग से और आपने दे दिया, पीछे से मैंने डाल दिया है मुझे तो लेना ही नहीं था पैसा, है कि नहीं। मैं स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर में आता हूं, जब मुझे लेना नहीं था और मैंने आपसे पैसा कलेक्ट कर लिया, अगर मैंने आपसे बताकर कलेक्ट किया है तो भी मुझे देना है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, ये चीज़ याद रखो। अगर मैंने आपसे बता करके लिया है तो भी गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। और इफ आई वॉज रिक्वायर्ड टू पे, इफ आई एम वेरी मच लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स एंड इफ आई हैव रिकवर्ड इट फ्रॉम योर साइड, चाहे वो रिकवर हुआ हो ना हुआ, पीओटी रूल्स के हिसाब, तो जो जितना आपसे मिलेगा उसमें हम बैक कैलकुलेशन करके जाएंगे, वो तब भी हमको सर्विस टैक्स का पेमेंट करना है। तीसरा, मैंने आपसे सर्विस टैक्स का कलेक्शन कर लिया बट आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स फ्रॉम यू, मुझे आपसे कलेक्ट करना ही नहीं था, तो क्या जो मैंने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करेंगे? हाँ, तो भी अगर मैंने सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बेटा एक चीज़ याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स जब भी आप कलेक्ट करो तुरंत कंसर्न्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, चाहे आप उसके लिए लायबल थे या नहीं थे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे बंदे को धोखा दे करके पैसा ले करके रोक नहीं सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का ये मानना है। जरा देखें, क्योंकि आपने दूसरे से पैसा लिया, वो भी किसके नाम से? गवर्नमेंट के नाम से, एक एजेंट की तरह काम किया, तो इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो। मतलब पैसा लेना फ्रॉड नहीं है, पैसा लेकर जमा न करना फ्रॉड है, ठीक है ना। A covers the amount collected by any person in the name of service tax. At times, taxpayer who are unsure of tax liability, जो मुझे टैक्स पे करना है, I am not sure about the tax liability, collect the service tax but do not remit the amount so collected. In such a case, they would be charged with both interest and penalty. यानी अगर मैंने आपसे पैसा कलेक्ट तो कर लिया सर्विस टैक्स के नाम से, लेकिन जमा नहीं किया है, तो मेरे ऊपर पेनाल्टी और इंटरेस्ट दोनों चार्ज होंगे। Therefore, even if one is not sure whether tax is payable or not, the same should be remitted to the revenue authorities. Revenue authorities ब्रैकेट में लिख दो गवर्नमेंट अकाउंट। सर्विस टैक्स कलेक्टेड टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना। Service tax collected has to be paid to the credit of the central government in the following cases. Person liable to pay service tax has collected service tax in excess, assessed or determined and paid on any taxable services. मैंने आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया तो भी मुझे वो सर्विस टैक्स के नाम पर जितना भी ज़्यादा मिला वो सारा का सारा जमा करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनी पर्सन हैज़ कलेक्टेड द सर्विस टैक्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, तो भी हमें वो पैसा जमा करना पड़ेगा, भले ही मुझे 1 रुपया आपसे कलेक्ट नहीं करना था। आगे, नोटिस टू बी सर्व्ड, अगर एक्साइज ऑफिसर को पता चलता है कि मैंने वो पैसा कलेक्ट किया है एक्सेस, या नहीं कलेक्ट करना था तो भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो मेरे ऊपर एक नोटिस इशू कर सकता है, अगर उसको पता चलता है तो। क्या नोटिस इशू कर सकता है? नोटिस टू बी सर्व्ड इन केस ऑफ द सर्विस टैक्स नॉट सो डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना। तो उसके बाद हमको वो शो कॉज नोटिस देगा, SCN देगा, SCN के बाद हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद फाइनल हो जाएगा कितना पैसा जमा करना है या नहीं करना है, वो बात की बात है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। रूल नंबर 6, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, मैंने अब तक केवल आप लोगों को यही बताया कि जो ड्यू डेट्स हैं सर्विस टैक्स की, वो हर महीने के बाद अगले महीने की 5 तारीख यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी तो 6 तारीख। इस चीज़ को हटा दो दिमाग से। किस केस में? ढंग से देखें, अंडरलाइन कर ले। इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है ना। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, जहां पर एक नया टेबल बना है उसके जस्ट पहले लिखा है कि ये टेबल एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में। जो फर्स्ट टेबल बनी हुई है वहां पर मंथली नहीं होता, क्वार्टरली होता है। क्या होता है? क्वार्टरली होता है। यानी इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में हम मंथली गवर्नमेंट के खाते में नहीं जमा करते। जनवरी का 5 मार्च, जनवरी का 5 फरवरी, फरवरी का 5 मार्च, अक्टूबर का 5 नवंबर, वो अदर देन इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई है तो उनको मंथली जमा करना है, यानी कि कंपनी वगैरह। लेकिन अगर इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म का केस है तो उनको हर 3 महीने में 4th मंथ के 5th या 6th। अब क्लियर हुआ? यानी अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं अप्रैल, मई, जून का 5 जुलाई
या 6 जुलाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर का 5 अगस्त या 6 अगस्त? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का? हाँ, अप्रैल, मई, जून का जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जनवरी में, और जनवरी, फरवरी, मार्च का मार्च में। बस यही याद रखना, वहां पर भी मार्च का मार्च में ही पेमेंट होता था, यहां पर भी देखो तो साफ साफ लिखा है मार्च के अप्रैल में, जनवरी, फरवरी, मार्च का 31 मार्च तक जमा कर देना, यहां पर भी वही रूल है। तो इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में आपको क्वार्टर पेमेंट करने का मौका मिला हुआ है 5 तारीख या 6 तारीख। अदर देन इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में मंथली आपको पेमेंट करना है 5 तारीख या 6 तारीख। क्यों भाई? पेज नंबर 47 पर देखें, उसी के बारे में लिखा हुआ है, अदर देन इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप लिखा है ना। 6th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 5th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड 31st डे ऑफ मार्च, सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ मंथली पेमेंट है। इफ द लास्ट डेट ऑफ, उधर देखो हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने सेक्शन 70 रीड विद रूल 7 पढ़ा था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, अगर 25 अक्टूबर या 25 अप्रैल को छुट्टी का दिन पड़ जाए तो उसके अगले वर्किंग डे में, यहाँ पर भी देखो अगर डिपॉजिट के दिन छुट्टी का दिन पड़ जाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे। क्या अंतर है? तो पेमेंट के केस में भी नेक्स्ट वर्किंग डे और रिटर्न के केस में भी नेक्स्ट वर्किंग डे। क्लियर है? पक्की बात है? यहाँ तक एक बार पढ़ लें, हम तो कहेंगे पढ़ लें, फिर आगे पढ़ते हैं। जितना पढ़ाया है पेज नंबर 45, 46 और 47 का हाफ। देखें, दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, 5 तारीख और 6 तारीख पार्टनरशिप के केस में, इंडिविजुअल के केस में, प्रोप्राइटर के केस में क्वार्टर वाइज, और अदर देन दीज 3 मंथली वाइज। अब जरा देखते हैं कि एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक और कॉलम बना हुआ है, किसके लिए बना है जरा ढंग से देखेंगे आप लोग, ढंग से सुनेंगे। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म विद द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ ₹50 लाख। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि अगर 50 लाख तक की सर्विसेज हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक के सर्विसेज पर आपको रिसीट बेसिस पर पेमेंट करना है। In case of an individual and partnership firm whose aggregate value of taxable services provided from one or more premises is ₹50 lakhs or less in the previous year, now in the current year up to ₹50 lakhs, underline कर लें up to a total of ₹50 lakhs। ब्रैकेट जो एक टेबल बनाए उसके जस्ट ऊपर देखो 2 लाइन पहले लिखा है up to, नीचे वाले पैरे पर up to word पर लिख लें up to word, हाँ या ना,
तो पहले 50 लाख तक इस करंट फाइनेंशियल में एट द ऑप्शन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इज एज फॉलोज। उसका ऑप्शन है क्या? इफ द सर्विस टैक्स इज पेड इलेक्ट्रॉनिकली तो 6th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, हाँ या ना, जिसमें उसको पेमेंट मिला है, यानी जितना भी उसको पेमेंट मिला है अप्रैल मई जून में, जितना भी उसको एक्चुअल में रिसीट हुआ है उसको 6 जुलाई तक जमा कर देगा, या मैनुअल अगर जमा करता है तो 5 जुलाई तक जमा कर देगा। क्लियर है? और मार्च की बात करें तो 31 मार्च। क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई नई बात आई नहीं। यानी ये पॉइंट किसके लिए बनाया गया है? जो रिसीट बेसिस का ऑप्शन चूज करते हैं उनके लिए, 50 लाख तक की सर्विस वालों के। नीचे लिखे एक और लाइन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोगों में से किसी ने पूछा ही नहीं, सर क्या पार्टनरशिप फर्म में LLP आती है? हाँ, यहाँ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड LLP। यहाँ पार्टनरशिप फर्म का मतलब LLP से भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों तरह की पार्टनरशिप को कवर किया गया है यहाँ पर। क्लियर है? मैनर ऑफ पेमेंट, सर हम पेमेंट कहाँ करेंगे? मैंने पहले भी बताया है, हम लोग सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट में पैसा जमा करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? बैंक में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बैंक में जाना पड़ता है। और इसके लिए जो स्कीम बनी है उसका नाम है ईजीएस्ट स्कीम। और मैंने आपको ये पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50, आप पहले 50 पेज पर देख लें, पेज नंबर 50 लास्ट वाला है। पहले हम ईजीएस्ट स्कीम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। ईजीएस्ट का मतलब क्या है? वो वाला ईजीएस्ट नहीं जो आप लोग ईजीएस्ट समझते हो। यहां पर ईजीएस्ट का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज ईजीएस्ट स्कीम? ईजीएस्ट हैज बीन डेवलप्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स इजीली एंड द फैसिलिटी इज अवेलेबल विद ओनली 28 बैंक्स राइट नाउ। आज की डेट में 28 बैंकों में ये फैसिलिटी मिलती है। कैसे मिलती है? बेनिफिट ऑफ ईजीएस्ट टू द टैक्स पेयर, हाँ या ना? पहले हम लोग जो TR6 भरते थे, इधर देखें, पहले हम लोग TR6 चालान भरते थे, और इसकी जानते हो कितनी कॉपियां भरनी पड़ती थी? 4 कॉपियां भरनी पड़ती थी, तब बैंक में पैसा जमा होता था। अब ईजीएस्ट स्कीम में हम लोग GAR7 भरते हैं। क्या भरते हैं? GAR7 भरते हैं। और जानते हो कितनी कॉपी बनानी पड़ती हैं? इसको तुम लोग जानते हो, काउंटर फोलियो होता है। एक हिस्सा क्या होता है? काउंटर फोलियो। जैसे तुम लोग बैंक में जमा करने जाते हो तो आधा हिस्सा आपको मिल जाता है रिसीट, और आधा बैंक रख लेता है, तो जो आपको फाड़ कर दिया जाता है उसको काउंटर फोलियो बोला जाता है। यहां पर भी वही सिस्टम है, यही एक ही फॉर्म रहेगा लेकिन 2 पार्ट में रहेगा। ठीक, तो अब आपको सिंगल कॉपी भरनी पड़ेगी, न कि 4 कॉपियां। पहले हम लोग TR6 में 4 कॉपियां भरते थे, अब हम लोग GAR7 में केवल 1 कॉपी भरेंगे। क्यों? और इजीली आपको एक फैसिलिटी मिलेगी टू चेक इट ऑनलाइन स्टेटस। आप पैसा जमा करने के बाद ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ या नहीं। क्लियर हुआ? जरा देखें, वो भी किसके थ्रू? सिन नंबर के थ्रू। किसके थ्रू? सिन नंबर। जैसे ही आपने पैसा जमा किया आपको एक सिन नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर मिलेगा? सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो आपने चालान जमा किया है ना GAR7, उसका एक कोड वर्ड मिल जाएगा। कोड कितने डिजिट का होगा मालूम है? 20 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 20 डिजिट का ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो तुरंत मिल जाता है आपको। जरा देखें उस 20 डिजिट में क्या क्या रहते हैं। पहले 7 डिजिट बैंक का अपना कोड होता है। 28 बैंक हैं, 28 बैंकों का अपना अपना BSR कोड है। शुरू के 7 डिजिट जो होंगे वो BSR कोड होंगे। क्या होंगे? और बाद के जो 6 डिजिट होंगे वो डेट होंगी। जैसे मान लो 8 अगस्त 2013, तो 8 अगस्त 2013 डेट, BSR कोड, द डेट, नेक्स्ट 8 डिजिट एंड द चालान सीरियल नंबर 5 डिजिट। क्लियर है? हाँ या ना? शुरू के 7 डिजिट क्या रहेंगे?
BSR कोड बैंक का कोड प्लस डेट रहेगी कितने डिजिट की 8, हाँ सॉरी 6 नहीं 8 है, सॉरी ये 2013, क्लियर है, प्लस 5 डिजिट सिन नंबर, सीरियल नंबर कर सकते हो आप, ठीक है। ये पूरा आपके बारे में बता देगा कि आपका स्टेटस क्या है। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप उसको सर्च करोगे, आप ये सिन नंबर दाखिल करो, आपका स्टेटस पता चल जाएगा। जरा ढंग से देखें, चालान सीरियल नंबर, ठीक है। सर्विस टैक्स कोड नंबर अलग चीज है, बैंक का कोड नंबर होता है, बैंक का अपना कोड नंबर होता है। सर्विस टैक्स कोड नंबर और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत कर लेना। सर्विस टैक्स कोड नंबर मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो 15 डिजिट में मिला हुआ है, याद आया? शुरू के 10 डिजिट आपके पैन नंबर होते थे, फिर ST लिखा रहता था, फिर 001 पहली प्रीमाइसेस के लिए, 002 दूसरी प्रीमाइसेस के लिए, याद आया? वो सर्विस टैक्स कोड नंबर था, हाँ या ना? ये हम बता ही चुके हैं, बाकी सारी चीजें हो गई। तो इजीएस्ट स्कीम समझ में आया क्या है आपको? इजीएस्ट स्कीम में क्या पूरा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इजीएस्ट। वापस आते हैं उस पेज पर जहां पर से हम लोग ने स्टार्ट किया था, पेज नंबर 47 पे। There are two ways to make the payment. The first is conventional mode of payment और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। या तो आप बैंक में जाओ, दौड़े दौड़े फिरो, GR7 देना, GR7 देना, उसने GR7 दिया, आपने भरा, बैंक में जमा किया, 20 डिजिट का आपने सिन नंबर निकलवाया, घर चले गए। दिस इज द कन्वेंशनल मोड। दूसरा होता है घर पे बैठे इंटरनेट लगाया, कंप्यूटर खोला, कट 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 किया, भर दिया, पैसा जमा हो गया नेट बैंकिंग के थ्रू। दो तरीके, एक कन्वेंशनल मोड, एक न्यू मोड या मॉडर्न मोड या इलेक्ट्रॉनिकली। In case the assessee is not required to make the e-payment of the service tax and he pays service tax by GR7 challan, following procedures to be followed. बैंक टू हैव easiest facility, पूरी कहानी बता दी अभी। easiest facility की सिन नंबर डेवलप हो जाएगा, उसका तुरंत सिन नंबर मिल जाएगा। अब उसको पहले TR6 चालान जमा करना होता था, लेकिन अब उसको GR7 जमा करना होता है। सिंगल कॉपी चालान भरनी होती है, सीरियल नंबर होता है, देखो ना चालान सीरियल नंबर यही है, ये उसको सीरियल नंबर मिल जाता है। डिटेल रिक्वायर्ड इन GR7। GR7 में कौन कौन सी डिटेल भरनी पड़ती हैं? ढेर सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। अगर मैंने कई सर्विसेज दी हैं तो एक ही चालान भरना पड़ता है, ये नहीं कि कई चालान भरने पड़े। एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक चालान, एक पेमेंट। फुल नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पिन कोड, सर्विस टैक्स कोड नंबर, कमिश्नरेट नेम, कमिश्नरेट कोड, डिवीजन कोड, रेंज कोड, अकाउंटिंग कोड। ओहो हो, ये अकाउंटिंग कोड जानते हो कहाँ से मिलता है? उसी GR7 के पीछे आपका पूरा एक डिटेल होता है, अकाउंटिंग कौन कौन सी सर्विसेज देते हो उसका कोड नंबर होता है, ठीक है। अमाउंट टेंडर्ड, अमाउंट जितना भरोगे, टोटल, टोटल कितना है वर्ड्स में, कितना एडवांस है, कितना हमने चेक से जमा कर रहे हैं तो कितना ड्राफ्ट नंबर है, चेक नंबर है, वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। किस बैंक का दे रहे हो वो डिटेल आपको देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सारा नाम पता, फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल भरो, पिन नंबर भरो, कितना पेमेंट है, रुपीज़ इन वर्ड्स, रुपीज़ इन न्यूमेरिक, और उसके बाद अगर आप चेक से जमा करते हो तो बैंक की डिटेल्स। रेलिवेंट डिटेल्स टू बी रिपीटेड ऑन काउंटर फोलियो, सेम वही चीज़ काउंटर फोलियो में भी आप रिपीट करोगे, हाँ या ना। रिसीट ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट जमा करोगे बैंक को तो 20 नंबर का सिन नंबर डेवलप करके आपको उसी काउंटर फोलियो पर आप लिख लो, ठीक, काम हो गया। एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, अरे यही चालान जो हमको हाथ में मिला है काउंटर फोलियो, वही तो एविडेंस है मेरे पेमेंट का। अब जब मैं रिटर्न जमा करूंगा 6 महीने बाद तो ये GR7 को अटैच करूंगा काउंटर फोलियो को। द टैक्स पेयर एक्नॉलेजमेंट इज द एविडेंस ऑफ पेमेंट। द चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर अपीयरिंग ऑन दिस एक्नॉलेजमेंट विल हैव टू बी कोटेड इन द रिटर्न। The bank will be giving the taxpayer a computer generated acknowledgement receipt with the various details including the SIN. Clear? Payment in case of multiple service provider, same वही चीज़ है। A multiple service provider can use a single GR7, आपको 10 सर्विसेज देते हो तो 10 GR7 नहीं भरने, एक ही GR7 भरना है, हाँ या ना, पक्की बात है। ई पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, पहला तरीका क्या था? ट्रेडिशनल
कन्वेंशनल मोड, और दूसरा मोड क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में देखो, वेयर एन एसएससी हैज पेड अ टोटल सर्विस टैक्स ऑफ ₹10 lakhs और मोर। अगर किसी एसएससी को 10 लाख या उससे ज़्यादा का टैक्स पेमेंट करना है, 10 लाख या उससे अधिक का टैक्स पेमेंट करना है, तो क्या होगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कंपल्शन है बेटा। वहाँ पर इसको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप GAR 7 दाखिल करें, बोलो ना। चलो, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही शैल, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अंडरलाइन कर ले, पूरे साल भर का 10 लाख की बात कर रहा है। ही शैल डिपॉजिट द सर्विस टैक्स लायबल टू बी पेड बाय हिम इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। हो गया, समझ में आई। ई पेमेंट इन केस ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम मोर देन 1 प्रीमाइसेस। हो, मैंने तुमको पहले ही बताया है, हर प्रीमाइसेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, मालूम है ना। 001, 002, 003, हर एक प्रीमाइसेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो क्या हर प्रीमाइसेस का 10-10 लाख, हर प्रीमाइसेस का 10-10 लाख की छूट मिलेगी, एग्जेम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट, या सबकी मिलाकर 10 लाख? सबकी मिलाकर 10 लाख। लेकिन हाँ, जब तक 10 लाख नहीं हो रहा तब तक सबका माफ, तब तक सबका माफ, हाँ या ना। तब तक क्यों, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे ही वो 10 लाख को क्रॉस करेगी तो सबका मिलाकर लार्ज सर्विस टैक्स पेयर यूनिट मान ली जाएगी। For a person providing taxable service from more than 1 premises where each such premises is separately registered with the Department for Payment of Service Tax, the criterion of ₹10 lakhs would apply to each registered premises individually, as each registered premises is separately assessed in terms of law. Similarly is the situation in the case of a person paying service tax on taxable services received by him. However, in case of large taxpayer, the cumulative service tax paid by registered premises of such large taxpayer will be taken into account for satisfaction of criterion of payment of service tax amount to ₹10 lakhs. वैसे हर किसी का अलग अलग देखेंगे, लेकिन जहां 10 लाख से ऊपर हुआ सबका मिलाकर, तो उसको हम लार्ज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर मान लेंगे। प्रोसीजर फॉर ई पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। ई पेमेंट कैसे करोगे, घर पे ही बैठोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस अकाउंट खुलता है, कौन सा अकाउंट खुलता है। अब ये क्या होता है, पेज नंबर वापस 49 पर आ जाए, दिया है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक जमा करोगे, जब आप उधर सुनो ना, जब आप फिजिकल मोड में गए थे GR 7 तो इजीएस्ट मोड था, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में आए हो तो एक्सेस मोड है। अब बात समझ में आई? नहीं, जब आप फिजिकल गए थे तो GR 7 भरा था, वहां पर इजीएस्ट सिस्टम था, फैसिलिटी थी। यहां जब इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करोगे तो कौन सा मोड है, एक्सेस। ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स होगा क्या, सुनो ना, कहानी फालतू की है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाएंगे, एक्सेस वेबसाइट पर जाएंगे, एक्सेस वेबसाइट पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, वो आपको गाइड करता जाएगा, अब ये भरो, अब ये भरो, ये कोड नंबर, फलाना कोड नंबर। लेकिन हाँ, आप अगर मल्टीपल सर्विसेज देते हैं तो 6 सर्विस तक वन टाइम में वो एक्सेप्ट करेगा, आपको फिर नहीं तो दोबारा भरना पड़ेगा। 8 सर्विसेज होंगी तो 6 सर्विसेज एक बार में एक्सेप्ट करेगा, बाकी 2 के लिए फिर दोबारा, ठीक है ना, 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? आप जैसे ही लॉगिन करके सारी डिटेल्स डाल देते हो, तुरंत वो आपको पेमेंट के लिए रास्ता बताता है, पेमेंट गेटवे, दिस इज योर पेमेंट गेटवे, क्लिक करना है, पेमेंट करना है, तुम कहोगे यस यस। उसके बाद बैंक से, किस बैंक से, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे तुम लोग अपने CA/CS इंस्टीट्यूट का पेमेंट दाखिल करते हो वैसे ही उसको भी दाखिल करना है, पेमेंट हो गया तुरंत खटाखट, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। वापस आते हैं उस पेज पर, हो गया पेज नंबर 48 खत्म। पेज नंबर 49 देखें, सारी डिटेल्स भरने के लिए बताया है कि आप अपना सर्विस टैक्स कोड नंबर भरेंगे, सब चीज़ें भरेंगे, एक बार में 6 तक आएंगे। अकाउंटिंग कोड्स लिखा हुआ है ना, पॉइंट नंबर देखें, 5th देखें, एट अ टाइम द SSC कैन सेलेक्ट अप टू 6 अकाउंटिंग कोड्स लिखा हुआ है, उसको आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो आपको बताएगा, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, फलाना, नेट बैंकिंग,
उसके बाद कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, हाँ या ना? ठीक है, ठीक, दैट्स इट, खत्म। केवल सर्विस टैक्स में अब हम लोग की एक क्लास बची। कितनी क्लास बची? एक क्लास। अभी उठे ना, चिंता ना करें, उठने की ज़रूरत नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़रा एक बार सारा का सारा सर्विस टैक्स का असाइनमेंट हाथ में ऐसे पकड़ लें जितना आज तक दिया है। हाँ, कल तक नहीं, आज तक। टोटल मैंने अभी तक 50 पेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हाँ है ना? हम लोगों ने आज तक जो देखा है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या क्या देखा है। पहले पर हम लोगों ने देखा था सर्विस टैक्स के लिए कोई एक्ट नहीं बना है, अभी भी सर्विस टैक्स एक्ट 1994 यानी कि फाइनेंस एक्ट 1994, सर्विस टैक्स एक्ट 1994 नहीं है, अभी तक कोई एक्ट नहीं आया है, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने देखा था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर गुड्स को हम लोग टैक्स लगा सकते हैं तो सर्विसेज पर क्यों ना लगाएं। टैक्स लगाने के लिए ज़रूरी था कि 3 हमारे सामने क्या थे? कोई भी नया टैक्स लगाने के लिए 3 क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिए हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग, घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा ना। अब तो ऐसा होना चाहिए कि बस ऐसे पन्ना पलटा, 2-2 मिनट हर एक पेज को 2-2 3-3 मिनट दे दो, झंझट खत्म। विश्वास मानो अगर इस तरह से घर पे किए और ये 50 पेजेस तैयार हो गए तो तुम लोगों से अच्छा कौन होगा। 25 नंबर तुम लोग डेली कैरी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट में पास होने की गारंटी है। अब तो वैट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जितनी सर्विस टैक्स में लगी उसकी आधी भी मेहनत नहीं है वैट में तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी जब हम लोगों ने बात की थी वहाँ पर सर्विस टैक्स इम्पोज करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट प्रोवाइड की गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, याद आया होगा, हाँ या ना? तो वहाँ पर हम लोगों ने जो यूज़ किया था, यहाँ पर कौन सी लिस्ट को यूज़ किया है और कौन सी एंट्री नंबर यूज़ की थी? नहीं, एंट्री नंबर क्या थी? एंट्री नंबर 97 अभी भी। और जबकि एक अमेंडमेंट आ चुका है, उसके बावजूद जब तक एक्ट नहीं बनता है उस एंट्री को तब तक हम यूज़ नहीं कर पा रहे। चलो, अभी भी रेसिडुअरी एंट्री यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सर्विस टैक्स एक्ट तो है नहीं, फाइनेंस एक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है, सर्विस टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं, सर्कुलर्स पढ़ने पड़ते हैं, ऑर्डर्स और ट्रेड नोटिसेस पढ़ने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कौन देता है वो बताया गया था। सर्विस की डेफिनीशन बताई गई थी, जो एक बंदा दूसरे बंदे को कंसिडरेशन के अगेंस्ट में प्रोवाइड करे, जिसमें डिक्लेयर्ड सर्विसेज शामिल हैं और कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री सर्विसेज नहीं आती। और सर्विसेज की लिस्ट में मैंने बताया था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये वो चीज़ें नहीं आती, याद आया होगा। तो एक बार इस तरह से आप घर पे मेहनत करेंगे और पलटेंगे सारे पेजेस को, कम से कम 2 से 4 मिनट हर एक पेज पर दें। एक बार मेहनत लगेगी, अगले दिन से मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।